हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 13 हो गया है ना। तो आज हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 14 में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे करंट वोल्टेज सोर्स। उसके पहले उसमें छोटी छोटी परिभाषाएँ होती हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है। तो हमारा लेक्चर नंबर जो 30 था उसमें क्या हुआ था, हमने स्टार डेल्टा कनेक्शन पढ़ा था, किसका, कैपेसिटर का। ठीक, तो समाप्त हो गया था। तो उसमें हमने आपको वो भी बताया हुआ था कि t बराबर 0 पे इंडक्टर कैसा काम करेगा, इनफाइनाइट पे कैसा काम करेगा, कैपेसिटर t बराबर 0 पे और इनफाइनाइट पे कैसा वर्क करेगा। हमने उसमें बताया था आपको टाइम कांस्टेंट के बारे में। तो आज हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, नेटवर्क में हम लोग पढ़ेंगे कैसा पैसिव नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, या फिर बाईलेटरल सर्किट क्या होती है, यूनिलेटरल सर्किट क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। ठीक, तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाइए। आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, इतना बढ़िया से आप लोग को बताया जा रहा है। आप लोग चैनल को एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करो जब मॉर्निंग में 9 बजे लाइव है उसके पहले, जिससे आप लोग अधिकतम से अधिकतम लोग क्या हो, लाइव रहो तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे नेटवर्क में पहले हम लोग जानेंगे सर्किट एलिमेंट ना, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अवयव। तो विद्युत परिपथ के जो अवयव होते हैं, जो हमारा विद्युत परिपथ होता है उसके जो अवयव होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्किट एलिमेंट। जो विद्युत परिपथ के अवयव कहने का मतलब है रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, या हिंदी में कह सकते हैं प्रतिरोध और प्रेरकत्व और संधारित्र। ये क्या कहलाते हैं, सर्किट के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सर्किट के एलिमेंट क्या होते हैं, तो विद्युत परिपथ के अवयव जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारित्र को हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्किट के अवयव या सर्किट एलिमेंट कहते हैं। इसी को पैरामीटर भी बोला जाता है। ठीक, तो अगर हमारी पहली परिभाषा पूछा जाए क्या होती है, तो हमारी पहली परिभाषा बनती है इसमें क्या होती है, विद्युत अवयव। इंग्लिश ज़रूर जानना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक एलिमेंट ना, या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, वैद्युत अवयव। तो वैद्युत अवयव क्या होता है कि वैद्युत परिपथ में, अगर आप लोग परिभाषा देखो, आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा करो, लिख लो। वैद्युत परिपथ में अवयव जैसे में ब्रैकेट में लिख लेना, प्रतिरोध और प्रेरकत्व व संधारित्र को परिपथ का क्या कहते हैं, विद्युत अवयव कहते हैं। विद्युत अवयव या पैरामीटर, इसको भी याद रखना, क्या बोलते हैं, पैरामीटर कहते हैं। क्लियर, ये हमारा हो गया वैद्युत एलिमेंट। और वैद्युत एलिमेंट के बाद हम लोग दूसरी परिभाषा हमारी आती है नेटवर्क, कि नेटवर्क होता क्या है ना। आप लोग नाम पढ़ते होंगे, मोबाइल का नेटवर्क है, ये उसका नेटवर्क है ना। तो आप लोग नेटवर्क के बारे में जानते हो, इसका नेटवर्क है। तो नेटवर्क होता क्या है ना, तो आप लोग नेटवर्क के बारे में जरूर जानो। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क वह होता है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हमारे जो ये इलेक्ट्रिक एलिमेंट थे ये जुड़े हों, और उसके साथ में क्या जुड़ा हो, सोर्स जुड़ा हो, एक कोई वोल्टेज सोर्स जुड़ा हो, नोन एज नेटवर्क। ठीक, समझने का मतलब है, अगर इसको फिगर से समझना हो आपको, तो आप लोग देखिए, ये हमारा मान लो कोई वोल्टेज लगा हुआ है। ठीक, ये वोल्टेज में हमने ये रेजिस्टेंस डाल दिया, तो देखो ये क्या है, आप लोग बताइए। ये हमारा एक सोर्स लगा है, ये हमने इसमें क्या डाल दिया है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, विद्युत अवयव हमने डाल दिया ना। अब ये क्या कहलाया, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाया, एक नेटवर्क कहलाया ना। अगर आपसे परिभाषा कोई पूछे नेटवर्क क्या है, तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड एलिमेंट, ये हमारा क्या है, सोर्स, ये है एलिमेंट। तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड एलिमेंट इज नोन एज नेटवर्क, या हिंदी में कह सकते हो कि एक ऐसा संयोजन जिसमें एक सोर्स लगा हो, उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगे हों, उसे हम नेटवर्क कहते हैं।
तो समझ में आया नेटवर्क क्या होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा नेटवर्क क्या होता है। उसके बाद नेटवर्क में दो टाइप का नेटवर्क होता है ना, जो हमारा नेटवर्क होता है वो दो टाइप का। अगर आपको लिखना है तो नेटवर्क, अगर आपको सिंपल एक वर्ड में लिखना है नेटवर्क क्या होगा, तो नेटवर्क बराबर क्या होगा, उसमें एक सोर्स लगा दो प्लस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ना। लंबी परिभाषा लिखने का मतलब सिंपल परिभाषा। तो सोर्स में हमारा ई हो गया और उसमें क्या हो गया आर या एल या सी, कोई भी जुड़ जाए ये एलिमेंट इलेक्ट्रिकल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। क्लियर। तो नेटवर्क आपका क्लियर होगा। तो नेटवर्क जो हमारा होता है ये दो टाइप का होता है, आप लोग समझना अच्छे से। नेटवर्क हमारा कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है एक्टिव नेटवर्क ना, एक्टिव नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क जिसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय, सक्रिय नेटवर्क ना। और दूसरा हमारा होता है पैसिव नेटवर्क। कैसा नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, इसको बोलते हैं निष्क्रिय नेटवर्क ना, निष्क्रिय नेटवर्क। तो आप लोग समझना एक्टिव नेटवर्क क्या होता है और पैसिव नेटवर्क क्या होता है। तो एक्टिव नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसमें क्या लगा हो, सोर्स लगा हो, जिसमें सोर्स लगा होता है। जैसे ये सोर्स है, अगर ये हमने कोई फिगर बनाया, देखो हमने ये बनाया, देखो अगर आपसे ये पूछ ले ये क्या है, ये ई लगा है, ये आर लगा है, तो इसमें क्या है, ये जो हमारा नेटवर्क था इसमें अगर किसी हमारी वो है उसमें अगर सोर्स लगा हुआ होता है तो हमारा क्या कहलाता है, वो एक्टिव नेटवर्क कहलाता है। और एक्टिव नेटवर्क कहलाता है जैसे हमारा कोई विद्युत वाहक बल उसमें जुड़ा है ना, सोर्स जनरेटर जुड़ा हुआ क्या है, सोर्स है, तो उस नेटवर्क को बोला जाता है क्या, एक्टिव नेटवर्क। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे अब यहाँ पे कह सकते हो कि जो हमारा एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, जिसमें क्या हो, सोर्स जुड़ा हो, सोर्स जुड़ा हो। और पैसिव नेटवर्क क्या होता है, पैसिव नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसमें सोर्स अनुपस्थित होता है। इसका मतलब जिसमें सोर्स नहीं लगा हुआ होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, पैसिव नेटवर्क। ठीक, देखो पैसिव नेटवर्क जिसमें सोर्स ना लगा हो, जिसमें सोर्स ना लगा हो। अब अगर सर्किट की बात करो, इसमें सर्किट कैसे बनाओगे, तो आप लोग देखो ऐसे बना सकते हो। ये अगर आपसे ये कोई पूछ ले ये क्या है, तो आप लोग बता सकते हो, ये आर सब लिख दो, चाहे जो लिख दोगे। अगर पूछे ये क्या है, ये नेटवर्क है। नेटवर्क में कैसा नेटवर्क है, पैसिव नेटवर्क। क्यों, क्योंकि इसमें ये सोर्स नहीं लगा हुआ है, और जिसमें सोर्स नहीं लगा होता है वो हमारा नेटवर्क कैसा होता है, पैसिव नेटवर्क होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। ठीक, आप लोग इसको आराम से नोट्स बना लेना। ठीक, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। आप लोग चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते रहिए और कमेंट करते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ज़रूर बताइए कमेंट करके। ठीक, तो आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है सेशन। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे कि हमने नेटवर्क तो जान लिया, नेटवर्क क्या होता है। अब नेटवर्क के बाद हमारा आ जाता है सर्किट ना। सर्किट क्या होती है, तो सर्किट नेटवर्क में क्या अंतर होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो हमारा जो नेटवर्क होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि धारा फ्लो हो रही है, खाली नेटवर्क में सोर्स लगा है और लोड हमारा RLC एलिमेंट लगे हैं। मगर जो हमारी सर्किट होती है उसमें क्या होता है, धारा फ्लो होती रहती है, धारा उसमें बहती रहेगी या बहने की चेष्टा करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट। ठीक, जैसे सर्किट देखो, जैसे हमारी बात हो गई इसकी कि ये देखो अगर इसमें हमने रजिस्टेंस लगा के ये सर्किट बनाई, क्लियर, देखो हमने ये सर्किट बनाई, ये अब इसमें हमने सोर्स लगाया, हमने रजिस्टेंस डाल दिया ना, सारा रजिस्टेंस डाल दिया। अब हमने क्या दिया, इसमें धारा दिखा दी। अब ये क्या हुआ, जो नेटवर्क था जैसे ही इसमें हमने धारा का फ्लो दिखा दिया, अब ये नेटवर्क नहीं रहेगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सर्किट में। ठीक, इसका मतलब जब कोई नेटवर्क होता है उसमें अगर धारा भी फ्लो हो जाए, सोर्स लगा है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्किट।
ठीक, तो क्लियर हो गया सर्किट की परिभाषा। अब पूछता है कि अब देखो इसमें नोटेड पॉइंट एक आता है कि नोट पॉइंट लिख लो कि सभी जो सर्किट होते हैं वो क्या होते हैं, नेटवर्क होते हैं। सभी सर्किट नेटवर्क होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सभी सर्किट नेटवर्क होते हैं, परंतु सभी नेटवर्क सर्किट नहीं होते हैं ना। देखो सभी नेटवर्क सर्किट होते हैं परंतु सभी नेटवर्क सर्किट नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जैसे अब हमको नेटवर्क और सर्किट देना है, जैसे अब आपके अगर घर में जो वायरिंग हुई है अगर सप्लाई नहीं है उस समय अगर आपसे पूछा जाए वो क्या है, तो वो नेटवर्क है, एक जाल। नेटवर्क मतलब क्या होता है, एक जाल होता है जो आपके घर में बिछा हुआ है पूरा तार, क्या है, एक जाल है ना, तो वो नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब जाल होता है। मगर जैसे ही विद्युत सप्लाई आ जाएगी, धारा का फ्लो होने लगेगा, अब वो नेटवर्क नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगी, सर्किट हो जाएगी। मगर घर की जो हमारी घरेलू डोमेस्टिक सप्लाई होती है जो समानता नेटवर्क होता है। मगर आपसे अगर कोई पूछ ले कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन क्या है, जो बड़ी बड़ी लाइनें गई हैं, बड़े बड़े खंभे लगे हैं, वो क्या हैं, नेटवर्क है कि सर्किट, तो आपको हमेशा कहना है क्या है, सर्किट है, क्योंकि वो भी कभी ऑफ नहीं होती, हमेशा वो 2-2 4-4 महीने लगातार कंटिन्यूअस उसमें धारा फ्लो होती रहती है, वो कभी ऑफ में कंडीशन में नहीं जाती है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली हम लोग उसको क्या कहते हैं, सर्किट। ठीक, तो हमारी सर्किट होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा जो सर्किट होता है, सर्किट के बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा यूनिलैटरल क्या होता है और बाईलैटरल क्या होता है। तो यूनिलैटरल क्या होता है, तो यूनिलैटरल क्या होता है, यूनिलैटरल वह होता है जिसका अभिलक्षण धारा के परिवर्तन पर निर्भर करता है, कि धारा परिवर्तन होगी तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उस पर निर्भर करता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल मतलब जैसे डायोड ना, कि मतलब अगर डायोड है, जैसे उसमें धारा जो फ्लो हो रही है उसके ऊपर उसका अभिलक्षण निर्भर करता है। सपोज करो, देखो जैसे हमने ले लिया डायोड है ना, अगर ये डायोड, देखो ये डायोड का सिंबल है, अगर इस डायोड में इधर से धारा फ्लो हो और इधर जाए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये किसके इधर क्या दिखाएगा, फॉरवर्ड बायस दिखाएगा, और फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा कि नहीं, फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, धारा की दिशा जब फॉरवर्ड रही तो इसका रेजिस्टेंस लो हुआ। मगर जब धारा अगर मान लो इधर से फ्लो हो जाए तो क्या है इसका मतलब ये हमारा किस में चला गया, रिवर्स बायस में ना, पश्च बायस में, रिवर्स। जब ये रिवर्स बायस में चला गया, रिवर्स बायस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएगी। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा ना। हम लोग जानते हैं डायोड जब हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसका रेजिस्टेंस लो होता है, जो रिवर्स बायस में होता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत उच्च हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका जो अभिलक्षण है धारा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि धारा फॉरवर्ड बायस से आ रही है कि रिवर्स बायस से आ रही है। जब कोई हमारा एलिमेंट है इस प्रकार धारा के अभिलक्षण पर निर्भर करेगा तो वो यूनिलैटरल कहलाएगा ना, यूनिलैटरल। और जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हैं, जो भी पैरामीटर हैं जैसे RLC, वो क्या है, उनका मान जो होता है धारा की अभिलक्षण पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बाईलैटरल। यूनिलैटरल का हिंदी आप लोग समझ रहे हो ना, यूनिलैटरल का मतलब होता है, यूनिलैटरल का मतलब होता है एक दिशीय ना, एक दिशीय। तो इसका मतलब एक दिशीय यूनिलैटरल क्या होता है, जिसका विलक्षण धारा की दिशा पे निर्भर करता है। धारा की दिशा बदलेगी तो इसका कैरेक्टर बदल जाएगा ना, तो इसको यूनिलैटरल बोलेंगे। जिसका धारा की दिशा पे निर्भर कर, धारा दिशा बदले, कैरेक्टर अगर ना बदल ले तो समझ लो वो यूनिलैटरल है। अगर बाईलैटरल की बात करें, बाईलैटरल मतलब द्विदिशीय। ठीक, द्विदिशीय कहने का मतलब क्या होता है, द्विदिशीय बाईलैटरल क्या होता है, बाईलैटरल मतलब ऐसा एलिमेंट या ऐसा अवयव जिसका मान धारा के अभिलक्षण या जिसका अभिलक्षण धारा के मान या धारा की दिशा पे निर्भर नहीं करता है। मतलब एक ऐसा एलिमेंट ले लो जिसका अभिलक्षण जो हो वो धारा की दिशा पे डिपेंड ना करे, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बाईलैटरल। जैसे सपोज कर लो हमने एक रजिस्टेंस ले लिया, देखो आप लोग समझना, जैसे हमने एक रजिस्टेंस ले लिया R, अगर मान लो ये R बराबर 10 ओम है, क्लियर। जब इसको हमने फॉरवर्ड से इसमें धारा फ्लो कराई तो इसका रेजिस्टेंस हमने मेजर किया, कितना आया, 10।
और इधर से जब हमने धारा इधर से भी फ्लो कराई तो क्या रेजिस्टेंस बदल जाएगा? नहीं, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फिर क्या आर बराबर क्या आएगा? 10 ही। इसका मतलब इसका धारा की दिशा बदली मगर इस एलिमेंट पे, इस रेजिस्टेंस पे कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके अभिलक्षण पे कोई परिवर्तन नहीं आया, इसीलिए इसको क्या बोला गया? बाई डायरेक्शनल ना, बाई डायरेक्शनल नेटवर्क, या इसको बोला गया यूनिलेटरल नेटवर्क ना। नेटवर्क जान लो, नेटवर्क ही चल ही रहा है, यूनिलेटरल, ये बाईलेटरल। तो आपको समझ गया आ गया कि बाईलेटरल क्या होता है, यूनिलेटरल क्या होता है। तो यहाँ तक आपका ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग किस पे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है आता है हमारा वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स ना। तो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारा जैसे वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स के अंतर्गत दो आते हैं, एक होता है आदर्श वोल्टेज सोर्स, दूसरा होता है रियल वास्तविक वोल्टेज सोर्स। और दूसरा हमारा जो पॉइंट डिवाइड होगा धारा सोर्स। धारा सोर्स के अंतर्गत हम लोग दो पढ़ेंगे, एक आदर्श करंट सोर्स या आदर्श धारा स्रोत, या दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक धारा स्रोत। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको देखिए। यहाँ तक समझ में आ गया? हम लोग आगे चलते हैं, आगे समझिए आप लोग। ठीक, तो हमारा जो अगला हेडिंग है आप लोग डालिए वोल्टेज सोर्स ना, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज, अगर वोल्टेज सोर्स है क्या होगा, वोल्टेज सोर्स क्या होगा? वोल्टेज सोर्स वह होता है जिसमें अगर लोड डाला जाए तो दया होगी, सप्लाई प्रदान करेगी किसको? लोड को। तो वोल्टेज सोर्स में हम लोग दो पढ़ेंगे। हमारा पहला क्या होगा? आदर्श वोल्टेज सोर्स। क्या होगा? आदर्श वोल्टता स्रोत, हिंदी में ना आदर्श वोल्टता स्रोत, इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल, आइडियल वोल्टेज सोर्स। समझ में आया? और दूसरा हमारा होता है कौन सा? वास्तविक, वास्तविक वोल्टता स्रोत, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रियल वोल्टेज सोर्स। समझ में आ गया? अब आपको एक एक समझना, बहुत आराम से समझना, बहुत सिंपल सा है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ना, यही तो पूछता है। या फिर वास्तविक वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और इस पर लोड, इसको आइडियल वोल्टेज सोर्स क्यों कहा जाता है ना। तो देखो एकदम आराम समझना, आइडियल वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियल वोल्टेज सोर्स या आदर्श वोल्टेज स्रोत वह स्रोत है जिसका आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है? शून्य होता है। इस पे लोड डालने पर इसके टर्मिनल वोल्टेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका जो टर्मिनल वोल्टेज हो, अगर मान लो 240 वोल्ट है, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है, उस पर चाहे जितना लोड लगा दोगे उसके वोल्टेज में कोई कमी नहीं आएगी, वो कांस्टेंट बना रहेगा। क्लियर? तो आप लोग अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो हम लिख दे रहे हैं, तो ठीक, आप लोग लिख लो, आदर्श वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है, वह सोर्स होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध, जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता, शून्य होता है। उस पर धारा का अधिक मान होने पर, अधिक मान होने पर टर्मिनल वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
क्लियर, आप लोग ध्यान दें, आदर्श वोल्टेज स्रोत वह सोर्स होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, उस पर धारा अधिक मान होने पर धारा का अधिक मान होने पर टर्मिनल वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इसका आपको सिंबल देखना है तो ऐसे बना दो, देखो ठीक, ये इसका सिंबल है, इसमें क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा ना, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हमारा हो गया आदर्श वोल्टेज सोर्स। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलिए। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को समझ में आ रहा कि नहीं। हम लोग आपका कमेंट ज़रूर देखते हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और शेयर आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को देखते समय ही थोड़ा शेयर कर दिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा ना। अब आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब, अगर आपको यही भी हम दिखा दें, इसका थोड़ा सा एक पार्ट और बचा हुआ है, अगर इसका अभिलक्षण दिखा दें ना, अभिलक्षण अगर खींच दें, आप लोग बताइए इसके अभिलक्षण का मतलब, ये वोल्टेज मान लो इस पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे हम लोग धारा ना, लोड धारा दिखा दो, कि वोल्टेज, ये देखो, ये हमारा अगर BS का वोल्टेज इस पॉइंट पे यहाँ था, चाहे धारा इतनी देर यहाँ पे थी, धारा का मान यहाँ पहुँचा दो, यहाँ पहुँचा दोगे, इस टर्मिनल वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट रहा होगा, तो ये 10 वोल्ट कहीं गिरा, डाउन हुआ नहीं, देखो एक सीधी लाइन चलेगी। इसका मतलब इसके वोल्टेज में कहीं गिरावट नहीं आई, हमने धारा का मान चाहे जितना बढ़ाते चले गए ना। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स वही सोर्स होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, उसमें धारा का मान बहुत अधिक होने पर उसके टर्मिनल वोल्टेज में कोई कमी नहीं आती है। ये हमारा हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसका ये फिगर हो गया, ये हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। क्लियर, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हम लोग चलते हैं वास्तविक वोल्टेज पे। क्लियर, तो हो गया होगा, तो हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, वीडियो आपको आती रही। कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से नेट से या लाइट से वीडियो नहीं आ पाती हैं, तो उसके लिए दिक्कत मत लीजिएगा, एक वीडियो परमानेंट आपको मिलती रहेंगी। तो हम लोग चलते हैं आगे, वास्तविक वोल्टेज सोर्स ना, वास्तविक वोल्टेज सोर्स, वास्तविक वोल्टेज सोर्स, तो जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल वोल्टेज सोर्स। इंग्लिश आप लोग ज़रूर जानना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है एग्ज़ाम में, तो इंग्लिश ज़रूर जानते रहना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी कभी टेक्निकल की हिंदी बहुत टफ होती है ना, इसलिए इंग्लिश ज़रूर जानना, इंग्लिश में परिवर्तन नहीं होता है। और अब देखो वास्तविक वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो वास्तविक वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं होता है। तो हम लोग परिभाषा देखो लिख दे रहे हैं आपको, जिससे आप लोग एकदम पूरा तैयार रखो। वास्तविक वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है या वह स्रोत होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य नहीं होता है, परंतु इसका मान बहुत कम होता है। क्लियर, मतलब जो हमारा वास्तविक वोल्टेज सोर्स होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य नहीं होगा, बट इसका जो मान होगा आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक, अगर इसका फिगर हम लोग की बात करें, फिगर क्या बनेगा वास्तविक का, तो ये इसमें क्या करो, इसके सीरीज में एक प्रतिरोध जोड़ दो, RS दिखा दो सीरीज, ये हमारा BS, ये हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक वोल्टेज सोर्स। सिंबल ये जरूर याद रखना, वास्तविक वोल्टेज सोर्स।
क्लियर। अगर इसका हम लोग वो ड्रा करें अभिलक्षण, अगर इसका अभिलक्षण हम लोग ड्रा कर लें, खींच लें, बहुत सिंपल सा अभिलक्षण, ये सब जान लो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिलक्षण की जैसे हमारा जो वास्तविक आया था, ऐसे सीधा आया था ना, मगर इस सीधी लाइन आई थी ना, वो उसमें ये भी था, यहाँ पे IL था, मगर अब की बार जब इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, जब इसमें लोड डालोगे ना, ये देखो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, गिर गया कि नहीं। टर्मिनल वोल्टेज में BS में क्या आ गई, गिरावट आ जाएगी थोड़ा बहुत वास्तविक वाले में, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी आदर्श वोल्टेज सोर्स होता ही नहीं है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ, चूँकि कंडक्टर सारे होते हैं, जब कंडक्टर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। क्लियर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करिए, हम लोग आपका कमेंट देख लें, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे कि जो इसका वोल्टेज सोर्स अगर वास्तविक वोल्टेज सोर्स है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है। एक छोटी सी कंडीशन, इंपॉर्टेंट छोटी सी लाइन होती है, उसको हम लोग लिख दे रहे हैं। तो आप लोग इसका लिख लिए हैं, तो आगे चलते हैं। देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो वास्तविक वोल्टेज सोर्स एक अच्छा वास्तविक वोल्टेज सोर्स बने, उसके लिए क्या होना चाहिए। लिखो, देखो एक अच्छे वास्तविक वोल्टेज सोर्स के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान या भी कहीं कहीं पे लिख देगा आंतरिक प्रतिबाधा, तो उसकी दिक्कत मत लेना। जब AC की बात करेगा ना, चूंकि दोनों में होता है, तब जब AC की बात करेगा तो यहाँ पे प्रतिबाधा लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं। आंतरिक प्रतिरोध का मान लोड प्रतिरोध, लोड या बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम होना चाहिए। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर एक गुड हमारा वास्तविक वोल्टेज हमारा स्रोत है कोई, तो उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो बाह्य प्रतिरोध जो हमारा लोड वाला प्रतिरोध है, उससे क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। तो हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे करंट सोर्स। ठीक, करंट सोर्स क्या होता है, आप लोग बताइए करंट सोर्स क्या होता है। आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, बताइए आप लोग। आइडियल करंट सोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आदर्श करंट सोर्स, आदर्श धारा स्रोत। तो आदर्श धारा स्रोत इसको बोलते हैं आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स वह सोर्स होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, अनंत होता है। अगर आइडियल केस में है अनंत होता है और उसमें चाहे जितना लोड डाल दोगे उसकी धारा में कोई परिवर्तन नहीं है, उसकी धारा का मान क्या होगा, स्थिर बना रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श धारा स्रोत। ठीक, आदर्श धारा स्रोत। ठीक, तो धारा स्रोत जैसे अगर इसका हम लोग परिभाषा समझ गए होंगे ना, जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, उस पर कितना भी लोड डाल दोगे उसकी धारा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसका धारा का मान क्या होगा, स्थिर बना रहेगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो IS मान लिए धारा है, यहाँ पे लोड धारा, इसके बीच अगर ग्राफ खींचें तो ये धारा का मान होगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। आप लोग धारा का मान चाहे जितना बढ़ाते चले जाओगे। ठीक, अगर इसमें हम लोग सिंबल बात करें इसका कैसे दिखाएंगे, तो ये होता है, इसमें ये डायरेक्शन दिखा दी जाती है, यही होता है हमारा आदर्श धारा स्रोत दिखाने का तरीका। क्लियर। तो इसमें रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अनंत होता है, इसलिए इसको ओपन दिखा दिया जाता है, यहाँ पे लिख दिया जाता है I। क्लियर। यहाँ पे ओपन इसलिए कि हमने कर दिया है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस का मान क्या है, बहुत उच्च होता है। समांतर में आते शंट लिख देते हैं, बहुत हाई होता है, इसलिए उसको ओपन दिखा दिया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया।
तो ये चीज़ हमारा हो गया आदर्श धारा स्रोत। आदर्श धारा स्रोत में धारा का मान क्या होता है, स्थिर होता है, चाहे जो भी लोड हो। उसके बाद आता है हमारा वास्तविक। अगर वास्तविक धारा स्रोत की बात करें तो क्या होगा, वास्तविक धारा स्रोत हमारा वह स्रोत होता है जिसमें क्या होता है, अगर जो इसमें जो हमारा प्रतिरोध होगा उसका मान उच्च होगा ना, उच्च होगा, मगर उसमें जब लोड डालोगे तो लोड डालने पे यही फिक्र रहेगा, मगर क्या होगा, उसके धारा में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, गिरावट आएगी, तो हमारा होगा वास्तविक। और एक अच्छे धारा स्रोत के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध का मान होना चाहिए बाह्य प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए। क्लियर, जो उसमें हमने उल्टा बताया उसका जस्ट अपोजिट होगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, बाह्य प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए एक अच्छे धारा स्रोत के लिए या एक रियल करंट सोर्स के लिए। क्लियर, तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। मगर हम लोग कुछ आज इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और देख लेते हैं कि जैसे पूछता है, चूँकि एग्ज़ाम का डेट तो अभी नहीं आया है, बट नवंबर के आसपास या नवंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। UPPCL TG2 जिसको बोलते हैं हम लोग SSO ना, मगर आप लोग ये जैसे हो सकता है UPPCL में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है ना आए, मगर आप लोग जब UP आर्विनल का देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसका जब एग्ज़ाम दोगे, इसका भी चूँकि वैकेंसी फॉर्म भरा चुका है, इसका पेपर UPPCL से थोड़ा सा अप आता है, या फिर लखनऊ मेट्रो जब आगे कभी आएगी, तो उसके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, थोड़ा टफ पड़ेगा, मगर आप लोग एक बार नहीं समझ में आए 2 बार वीडियो देखिए, मगर वीडियो देख के नोट्स बनाइए, एकदम बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो हम लोग कुछ आज इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इधर बात कर लेते हैं। जैसे हमारा कभी कभी पूछ लेता है कि जो हमारा ये बोर्ड के बारे में ना, बोर्ड हमने उस दिन आपको बता दिया कि हमारा जो बोर्ड होगा, अगर ये हमारा घर है, इस घर से जो हमारा ये घर का ये फर्श है, फर्श से कितनी ऊपर बोर्ड लगा है, 1.5 मीटर ना, हमने 1.5 मीटर बोला था। अब ये घर है, ये बोर्ड लगा है, इस बोर्ड में क्या लगी होती है, स्विच ना, स्विच लगी होती है, और हमारा एक लगा होता है क्या, सॉकेट, सॉकेट लगा होता है कि नहीं, तो सॉकेट लगा होता है। तो ये स्विच जो होती है जनरली जो हम लोग दुकान से लाते हैं उस पर 6 एम्पियर लिखा रहता है, मगर जो हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसको क्या मानता है, 5 एम्पियर। तो आपको 5 एम्पियर करके ही पेपर में आएगा, 6 एम्पियर करके नहीं आएगा। ठीक, तो अब यहीं पे एक हम सर्किट और बना लेते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक सॉकेट और लगाते हैं, मगर ये सॉकेट हमारी होगी थोड़ा सा बड़ी ना, देखो थोड़ा बड़ा हमने इसको दिखा दिया, स्विच भी बड़ी दिखा दी। ये हमारी 5 एम्पियर के सॉकेट है, ये हमारी 15 एम्पियर के सॉकेट है, ये 15 एम्पियर के सॉकेट है। इस सॉकेट को हम लोग बोलते हैं पावर सॉकेट, पावर सॉकेट ना, ये पावर सॉकेट होती है, जनरली इसको सॉकेट बोला जाता है, या फिर कह सकते हो डोमेस्टिक नॉर्मल के लिए ये पावर सॉकेट होता है। ये हमारा क्या होता है, पावर स्विच होती है, सॉरी ये पावर स्विच, ये पावर सॉकेट है ना, ये पावर सॉकेट। अब समझना, ये हमारी जो स्विच होती है 15 एम्पियर के लिए होती है, ये हमारी स्विच हमारी क्या होती है, 5 एम्पियर। तो ये जो 5 एम्पियर की स्विच होती है, ये किसके लिए होती है, लाइट और ऑन एंड फैन सर्किट के लिए, CK के लिए सर्किट हो जाता है। तो अगर जो हमसे अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि हमारा 5 एम्पियर का जो स्विच होता है जो घर में लगा होता है वो किसके लिए होता है, लाइट और फैन के लिए होता है, मगर हम लोग जानते नहीं, तो हम लोग उसी में कभी कभी प्रेस भी लगा देते हैं। प्रेस क्या है, प्रेस के लिए पावर सॉकेट चाहिए 15 एम्पियर के, मगर हम लोग 5 एम्पियर में लगा देते हैं, जिससे कभी कभी उसके जलने का खतरा रहता है। जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कहता है बस 5 एम्पियर के सॉकेट में हम लोग क्या लगा सकते हैं, लाइट और फैन। क्लियर, और जो हमारा ये सॉकेट है ना, इस सॉकेट पे हम लोग मैक्सिमम जो लोड दे सकते हैं, इस ना इस हमारे जो पूरा सिस्टम है इसमें तो लाइट फैन जुड़ेगा ही, 5 एम्पियर सॉकेट है, ये स्विच है, ये है। अब इस पे सॉकेट पे लोड कितना दे सकते हो, इस स्विच सॉकेट पे हम लोड कितना दे सकते हैं, 800 वाट। आप एकदम बहुत क्लियर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन UPPCL में हमेशा पूछ लेता है कि एक 5 एम्पियर का सॉकेट लगा है, उस पर हम मैक्सिमम कितना लोड दे सकते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार ना, तो कितना, 800 वाट लोड। और 800 वाट लोड और पॉइंट कितने ले सकते हैं, पॉइंट लेने का मतलब है 10 पॉइंट, कितने पॉइंट, 10 पॉइंट इस पे ले सकते हो। 10 पॉइंट कहने का मतलब है लाइट और बल्ब, जो हम लाइट बल्ब कह रहे हैं, लाइट और फैन
बल्ब और पंखा मिला के हमारा 10 पॉइंट होना, 10 होना चाहिए। 10 से ज़्यादा इस स्विच पे, एक सॉकेट पे अकेले 5 एम्पियर वाले पे नहीं लगा सकते हो ना। 10 जो इस पर याद रखना, 10 ये हो और प्लस ये 800 से ज़्यादा ना हो। अगर 800 ज़्यादा हो रहा तो इसकी संख्या घटाओ ना। जैसे अगर हम 5 फैन लगा रहे हैं, 5 फैन और 5 बल्ब, तो मान लो अगर 100 वाट का 50 वाट का लगा रहे हो 5, तो क्या हो जाएगा 250 वाट यहाँ से आ गया। और मान लो 100 वाट के 5 लगाओ, 100 वाट वाला बल्ब लगा तो 10 वाला क्या हो जाएगा 500। तो कितना हो गया 5 2 750, 750। देखो हमारा ये क्या हो गया, अब 10 ये भी हो गया, अब 750। अब देखो कंप्लीट हो गया 750। अब सोचो कि हम लाओ एक 6 कर दें, इसको 6 बल्ब कर दो। अब देखो क्या हो जाएगा, 6 5 क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। ये 600 हो जाएगा तो 6 850, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। आपको ऐसा मैनेज करके चलना है कि हम 800 वाट से ज़्यादा भी ना हो और हमारा जो पॉइंट है वो 10 से ज़्यादा ना हो। किस पे, 5 एम्पियर के स्विच पे ना। 5 एम्पियर के स्विच की बात हुई इतनी। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इस पे ना, इस वाले पे हम लोग देख लेते हैं। ये हमारी पावर सॉकेट है। पावर सॉकेट पे कितने पॉइंट, पावर सॉकेट पे हम कितने पॉइंट ले सकते हैं, 2 पॉइंट। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। और इस पे लोड कितना दिया सकता है, 3000 वाट ना, 3000 वाट। अगर आपके घर में इंडक्शन हीटर है तो आपको इसी पे लगाना होगा। लगभग कितना वाट का होता है, 1.5 किलो वाट, इतने तो होता है इंडक्शन हीटर जिस पे खाना बनता है ना। तो 1.5, अब देखो ये 1500 वाट अकेले ले गया। एक और लगा दो, प्रेस लगा दो 1000 वाट का, 2500 वाट हो गया, 2 पॉइंट हो गए बस। इससे ज़्यादा आप पावर सॉकेट में नहीं लगा सकते। और पावर सॉकेट अगर पूछा जाए कहाँ पे यूज किया जाता है जनरली, तो किचन में, जहाँ पे खाना बनता है ना। इंडक्शन हीटर कहाँ लगाओगे, जहाँ पे खाना बनता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पावर सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। या यहाँ पे हमारा पानी का सप्लाई मोटर लगा होता है सिंगल फेज, वहाँ पे भी पावर सॉकेट देनी होती है। नहीं तो अगर इस 5 एम्पीयर के लगा दो चलेगा, तो हमारा कब जल जाएगा उसकी गारंटी नहीं होती है। ठीक, तो ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट थे जो हम लोग टॉपिक ख़त्म होने के बाद ऐसे डिस्कशन कर लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर पहली बार आ रहे हैं, और आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करिए ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।